चलिए। तो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई प्लीडर की। मैंने कहा प्लीडर वो इंसान होता है जो कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट करता है। इसमें वो भी इंक्लूडेड है जिसे कोर्ट ने खुद आपके लिए अपॉइंट किया है। अच्छा, कोर्ट आपके लिए अपॉइंट कब करता है? जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक ना लीगल सेल होती है जिसमें कई बार आपके पास पैसे नहीं होते हैं अपने आप के एडवोकेट को करने के लिए। तो ऐसे केस में ना कोर्ट आपको विधिक सहायता दिलवा देती है। ठीक है, कोर्ट आपको वहां पे एक प्लीडर दिलवा देती है। तो कोर्ट ने अगर आपको प्लीडर दिलवाया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको प्लीडर नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको आपने अपॉइंट नहीं किया। कोई बात नहीं, आपने अपॉइंट नहीं किया तो क्या आपके बिहाफ पे कोर्ट ने अपॉइंट किया है ना, तो देन ही इज ऑल्सो कंसिडर द प्लीडर। उसके बाद जो इसके बाद वाली डेफिनेशन है वो है पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट वो फाइनल रिपोर्ट होती है जो सेक्शन 173 में पुलिस फॉरवर्ड करती है मजिस्ट्रेट को। ये सेक्शन 173 में जब जाओगे तो पता पड़ेगा। पहले जब एफआईआर होती है तो एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, सब करती है। जब पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है ना तो कोर्ट पुलिस को एक फाइनल रिपोर्ट बनाना होती है। इसको हम फाइनल रिपोर्ट भी बोलते हैं, सेक्शन 173 में होता है। वो पूरी की पूरी रिपोर्ट बना के, मतलब कि केस की एफआईआर से लेके पूरे इन्वेस्टिगेशन तक क्या क्या हुआ हर एक चीज उसके अंदर नोटेड होती है। और वो चीज फॉरवर्ड करते हैं मजिस्ट्रेट को ताकि मजिस्ट्रेट को पूरी कहानी समझ में आए। तो पुलिस रिपोर्ट का मतलब वो होता है। पुलिस स्टेशन का क्या मतलब होता है? तो देखो, पुलिस स्टेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी पोस्ट, कोई भी ऐसी प्लेस जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस स्टेशन बनाया हो। प्रिस्क्राइब्ड वर्ड जहां भी देखो समझ जाना, प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सीआरपीसी, मतलब वो सीआरपीसी के ही रूल्स का प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कभी आए सामने तो समझना कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लेना कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो सेक्शन 24 में होता है। सेक्शन 24 में जो इंसान अपॉइंटेड होता है उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। इसके अंदर वो इंसान भी इंक्लूडेड है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बोलने पर काम कर रहा है। हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने केस में अपियर नहीं हो सकता। ये ना विक्टिम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद सब डिवीजन क्या होता है वो भी आपको अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि सीआरपीसी में डिस्ट्रिक्ट को एक सेशन बोला जाता है, पूरा का पूरा स्टेट को सेशन, और इसके अंदर सब डिवीजन भी हो सकते हैं। तो सब डिवीजन मतलब कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर का एक छोटा सा टुकड़ा। डिस्ट्रिक्ट को सब डिविजन में डिवाइड कर देते हैं, उसको सब डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट होती है, पूरा पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता एक बार में, तो उसको छोटे छोटे डिविजन में डिवाइड कर देते हैं और हर एक छोटे डिवीजन को सब डिवीजन बोलते हैं। उसके बाद समन्स केस क्या होता है? तो देखो, इसके लिए दो चीजें साथ में पढ़ना पड़ेगी। एक तो समन्स केस जो कि डेफिनेशन W में है, और एक है वारंट केस जो कि डेफिनेशन X में है। ठीक है, तो ये ना कुछ कुछ डेफिनेशंस भी याद रखना पड़ेगी आपको, जैसे कि W और X ये याद रखना पड़ेगा। सो क्रॉस करके याद करना, वारंट का W जो है वो समन्स में होता है और समन के लिए X होता है, ऐसे करके याद करना। अब समन केस क्या होता है? तो समन केस में इन्हें डायरेक्टली बोल दिया कि नॉट बीइंग अ वारंट केस, मतलब कि समन केस को इन्हें कैसे डिफाइन किया कि जो वारंट केस नहीं हो उसको समन केस बोलते हैं। तो हमें इसके लिए वारंट केस समझना पड़ेगा। वारंट केस का मतलब केस रिलेटिंग टू ऑफेंस punishable with death, life imprisonment and imprisonment of more than 2 years। मतलब कि 2 साल से ज्यादा सजा वाले ऑफेंस, जिसमें 2 साल से ज्यादा सजा मिल सकती हो, वो वाले ऑफेंस, या फिर डेथ पेनल्टी वाले ऑफेंस, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले ऑफेंस, इनको कहते हैं वारंट केस। मतलब ऐसा ऑफेंस जिसमें सजा 2 साल से ज्यादा हो, समझ जाओ उसको वारंट केस बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या कि ऐसे ऑफेंस जिसमें 2 साल से कम सजा हो उसको समन्स केस बोलेंगे। समझ गए? तो समन केस मतलब कि जिसमें 2 साल से कम सजा होती है, जिसमें जैसे कई कुछ कुछ ऑफेंस इतने छोटे होते हैं जैसे 500 रुपए का जुर्माना है। आप आईपीसी पढ़ना पूरा, आपको पता पड़ेगा 500 रुपए का जुर्माना, 24 घंटे की सजा, 6 महीने की सजा, ऐसे भी ऑफेंस है, वो सारे समन्स केस कहलाते हैं। गाड़ी का सिग्नल, चालान चालान नहीं भरा टाइम पे, है ना, सिग्नल तोड़ दिया, इनमें कुछ तो छोटे छोटे ऑफेंस होते हैं, पिटी ऑफेंस है, सब समन्स केस बोलते हैं इसको। और वारंट केस मतलब जिसमें भी 2 साल से ज्यादा की सजा आ गई, मतलब समझ लो वो वारंट केस कहला गया। अब इनको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनके पूरे प्रोसीजर अलग है। समन्स केस का पूरा ट्रायल अलग चलता है, वारंट केस का पूरा ट्रायल अलग चलता है, इसलिए ये डिफरेंशिएशन हमने इसमें करा है। उसके बाद एक डेफिनेशन आती है विक्टिम की, जो बड़ी काम की है कि विक्टिम का मतलब क्या होता है। विक्टिम का मतलब अ पर्सन हु हैज सफर्ड लॉस और
इंजरी बाय द एक्ट ऑफ एक्यूज्ड या फिर ऑफेंडर। जो एक्यूज्ड है उसकी गलती के कारण जिसको नुकसान होता है, जिसको इंजरी होती है, उसको विक्टिम बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स हिज और हर गार्जियन और लीगल हेयर ऑल्सो। विक्टिम के अंदर उसका गार्जियन और उसका लीगल हेयर भी आता है ना। जैसे विक्टिम जो है वो होता है जिसको लॉस या इंजरी हुआ, लेकिन कई बार उसकी डेथ हो जाती है विक्टिम की, तो ऐसे केस में जो उसका गार्जियन या जो उसका लीगल हेयर होता है ना, उसको भी विक्टिम के अंदर इंक्लूडेड माना जाता है, ठीक। वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नो, राइट नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये चीज चैप्टर 2 में आती है। अभी चैप्टर 1 में आपको चैप्टर 2 का कैसे समझाऊंगा, ठीक है। तो आप एक दिन रुकिए, चैप्टर 1 कंप्लीट होने दीजिए आज, फिर ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कल आएगा। डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो होता है जिसके पास सारी जुडिशियल पावर होती है सीआरपीसी की, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करते हैं और इनके पास वो सारी जुडिशियल पावर नहीं होती जो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। बाकी पूरा डिटेल में आपको चैप्टर 2 में मालूम पड़ेगा, ठीक है। चलिए, विक्टिम यहाँ पे कंप्लीट हुआ, वारंट केस कंप्लीट हुआ, जो सेक्शन 2 था पूरा डेफिनेशन वाला वो यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज है सेक्शन 3 जो आप लोगों को पढ़ना है, मैं बता देता हूँ उसमें है क्या। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब सीआरपीसी में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स आपको कभी दिखाई देंगे, कुछ भी, जैसे कि मान लो एक वर्ड आपको दिखाई देगा मजिस्ट्रेट, तो आप उस मजिस्ट्रेट का मतलब क्या निकालोगे, आप उस मजिस्ट्रेट से क्या समझोगे, है ना। तो वो उसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस। तो सेक्शन 3 अगर आप देखें तो वो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड है। जब भी कभी देखो, सबसे पहली चीज कि जब भी कभी सीआरपीसी में आपको मजिस्ट्रेट दिखाई दे, वर्ड मजिस्ट्रेट, any reference without any qualifying word to a magistrate shall be construed unless the context otherwise requires in relation to an area outside a metropolitan area as a reference to judicial magistrate। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है तो उसको हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलेंगे, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। मतलब आप क्या समझे, मेट्रोपॉलिटन एरिया वो होता है जिसकी पॉपुलेशन आपको पता पड़ेगी, अभी सेक्शन 8 में आप जाके एक बार देख लो, सेक्शन 8 में क्या लिखा है। सेक्शन 8 में लिखा है कि द एरिया, द सिटी और द टाउन हुज पॉपुलेशन एक्सीड 1 मिलियन, मतलब कि जहां पे 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, ऐसे एरिया को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलते हैं, बड़ा एरिया होता है। तो वहां पे जो मजिस्ट्रेट होते हैं उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं, और बाकी सब जगह पे जो मजिस्ट्रेट होता है उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो जब भी कभी मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात हो तो मजिस्ट्रेट का मतलब आप लोग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समझोगे, और जहां पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं हो वहां पे आप उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट समझोगे, ठीक है। ये इनको सबको रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब आप समझ जाना कि रेफरेंस कैसे पढ़ना है। तो सेक्शन 3 आप लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट इतना सा है पर उसका कि किसको आप क्या रेफर करेंगे, मजिस्ट्रेट का मतलब आप क्या समझेंगे, चीफ जुडिशियल का मतलब क्या समझेंगे, वो सब इसमें है। अभी अपन पहले उसके आगे का पढ़ते हैं। वो चीज इतनी ज्यादा काम की नहीं होती जितने ये आगे की चीजें काम की होती। अब देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कोड, यानी कि ये जो कोड है कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा, किन किन ऑफेंस पे अप्लाई होगा, और इसका स्कोप क्या होता है। तो एक चीज तो समझा दी थी मैंने आपको ये स्टार्ट करते से, कि जो सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ होते हैं जैसे कि आईपीसी, फूड एडल्ट्रेशन, इन सबको चलाने के लिए, इन सबको ऑपरेटिव बनाने के लिए जो होता है वो होता है सीआरपीसी, है ना। तो जब आप सेक्शन 4 देखेंगे ना, सेक्शन 4 और 5, ये दोनों सेक्शन आपको बताएंगे कि सीआरपीसी कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 4 में लिखा है, ऑल द ऑफेंसेस अंडर आईपीसी shall be investigated, inquired and tried according to the provisions hereafter contained। मतलब कि ऑल ऑफेंसेस ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के जितने भी ऑफेंस होते हैं वो सब तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है।
अब बात करते हैं आईपीसी के अलावा, तो ऑल अदर ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ, जितने भी दूसरे ऑफेंसेस हैं किसी भी लॉ में, चाहे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो फूड एडल्ट्रेशन हो, चाहे वो कोई भी एक्ट हो, दे शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड एंड ट्राइड अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजंस, मतलब कि अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लेकिन बट सब्जेक्ट टू एनीथिंग regulated by such law as to place of investigation, inquiring into, trying, etc. लेकिन जितने भी दूसरे लॉ में ऑफेंसेस हैं उन सबको सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही चलाएंगे, लेकिन अगर उनके खुद के एक्ट में कुछ पर्टिकुलर रेगुलेशंस लगी है, चाहे वो प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन की हो, प्लेस ऑफ इंक्वायरी की हो या ट्राइंग की हो, तो वो वाली जो उस पे स्पेशल चीजें हैं उसको जरूर हम यहाँ पे मानेंगे। मतलब कि प्रोसीजर तो सीआरपीसी का ही चलाएंगे, लेकिन उनके खुद की अगर कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं तो उनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि आईपीसी के ऑफेंस जो होते हैं इंडियन पिनल कोड के, वो तो पूरा का पूरा सीआरपीसी चला लेगा, है ना, वो तो पूरा का पूरा सीआरपीसी चला लेगा, लेकिन दूसरे जो लॉ हैं उनके जो ऑफेंस है वो भी सीआरपीसी चला लेगा, बट सब्जेक्ट टू एनी अदर थिंग्स रेगुलेटेड बाय सच लॉ। अगर उनके खुद के कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं तो उनको जरूर मान लिया जाएगा, उनको अलाउ कर दिया जाएगा, है ना। तो सेक्शन 4 और 5 से ये चीज तो क्लियर हो जाती है आपको। सेक्शन 5 में आप देखोगे सेविंग, सेविंग का मतलब होता है हर लॉ अपने आप में कुछ चीजें सुरक्षित रखता है कि हमारा लॉ इस चीज को अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, उसको सेविंग बोलते हैं। इसमें भी एक सेविंग दी है, इसमें लिखा है कि nothing contained in this code in the absence of a specific provision to the contrary affect any special or local law for the time being in force or any special jurisdiction or any special form of procedure। मतलब कि सेक्शन 5 ये बोलता है कि हमारा जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन shall not अफेक्ट एनी स्पेशल लॉ। हमारा सीआरपीसी जब तक कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ना बताता हो अंदर कि हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी गवर्न करेंगे, तब तक हमारा सीआरपीसी किसी भी दूसरे स्पेशल लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब कि जो स्पेशल लॉ होते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट मान लो, अपन एक काम करो, ये बॉम्बे प्रोहिबिशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट मान लो, कोई सा भी एक्ट मान लो, ये सारे के सारे स्पेशल लॉ होते हैं। जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक स्पेशल लॉ है जो सिर्फ और सिर्फ करप्शन को रोकने के लिए बना है। प्रोहिबिशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट एक स्पेशल लॉ है जो सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग को रोकने के लिए बना है। ये सारे स्पेशल एक्ट हैं, इनके अंदर इनका खुद का स्पेशल प्रोसीजर दिया है। तो जब तक उसके अंदर उसका खुद का स्पेशल प्रोसीजर दिया है, तो फिर हमारा सीआरपीसी जबरदस्ती उसके ऊपर जाके थोपेगा थोड़ी खुद को कि तुम हमें मानो, नहीं। सेविंग में लिखा है ना सेक्शन 5 में कि सीआरपीसी किसी भी स्पेशल लॉ के प्रोसीजर को इफेक्ट नहीं करेगा। कब तक? जब तक सीआरपीसी में उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन ना दिया हो कि हम लोग तो उसको भी देखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को भी देखेंगे, तो देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे, वरना हम स्पेशल लॉ को इफेक्ट नहीं करते। तो ये चीज याद रखना कि स्पेशल लॉ में अगर स्पेशल प्रोसीजर दिया है, सीआरपीसी उसके साथ छेड़खानी नहीं करेगा। ठीक, चल, इसी के साथ चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 1 की सबसे मेन चीजें, सीआरपीसी कब आया, कैसे आया, कहाँ अप्लाई होता है, एक्सटेंट क्या है, डेफिनेशन सारी इंपॉर्टेंट है, जो जो मैंने लिखी थी वो तो है ही। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस आप लोग पढ़ेंगे, और सीआरपीसी का जो एप्लीकेबिलिटी है वो किस किस तक होती है, आईपीसी में होती है, दूसरे ऑफेंसेस में होती है, ऐसे स्पेशल प्रोसीजर वालों के साथ क्या होता है, ये सारी चीजें जितनी भी प्रिलिमिनरी चीजें थी वो अपन आज पढ़ चुके। अब इसके बाद की जो चीजें है ना, वो अपन नेक्स्ट क्लास यानी कि कल से शुरू करेंगे। तो जो लोग आज नए आए हैं वो लोग मुझे रिव्यू जरूर भेजना अपना, न कुछ समझ में आया, कुछ डाउट, और किसी को कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी। नो डाउट सर, इंक्वायरी इंक्वायरी समझना है या कुछ बोलना चाहते हो उसके आगे? सर, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि इंक्वायरी इज बिफोर द एक्चुअल कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल।
मतलब एग्जाम्पल दे दो सर एक बार इंक्वायरी का। कहाँ पे कुछ लिखी है लाइन? सर ये सेक्शन 2 खत्म हो रहा है ना, इसके नीचे कमेंट्स दिए हुए हैं, आप उसमें बेरेक लिखी से पढ़ हुई रहे है। हो? बेरेक के कमेंट्स में लिखा है क्या? यस सर। देखो, इंक्वायरी जो है ना वो ट्रायल के पहले ही होती है। मजिस्ट्रेट को अगर कुछ ट्रायल शुरू करने के पहले कुछ चीजें ऐसा लगता है कि हाँ यार ये पता करवाओ पहले कि इसमें क्या हुआ था, तो वो इंक्वायरी कर लेता है पहले। तो वो जो लाइन लिखी है वो सही लिखी है, बट वो बेरेक टू बेरेक डिफर करती है, सबके बेरेक में वो नहीं लिखा है अभी। आपके पास जो है उसमें लिखा है। तो चीज इतनी सी है कि इंक्वायरी जो है वो मजिस्ट्रेट करता है। और ये चीज को देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो जो डेफिनेशन है उसमें खुद लिखा है कि इंक्वायरी इज अदर देन ट्रायल। मतलब जब ट्रायल शुरू हो जाता है तब तो इंक्वायरी बोल ही नहीं सकते उसको। इंक्वायरी ट्रायल के पहले होती है, ट्रायल के अलावा। जैसे कि कोई रिपोर्ट पुलिस के मजिस्ट्रेट के पास फाइल हो गई है। अब उस रिपोर्ट को देख के मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा ये चीज भी मुझे चेक करवाना है, चाहे वो कुछ भी हो, तो फिर मजिस्ट्रेट खुद से जो करेगा उसको इंक्वायरी बोलते हैं। फिर जब वो इंक्वायरी खत्म हो जाएगी उसके बाद उसका ट्रायल शुरू होगा, फिर एविडेंस लेना शुरू होगा। ठीक है, तो याद रखना सर इंक्वायरी ट्रायल के मजिस्ट्रेट पहले। पुलिस वगैरह को नहीं बोल सकता कि भाई आप नहीं, पुलिस इंक्वायरी। को नहीं बोलता है मजिस्ट्रेट, किसी दूसरे पर्सन को बोल देगा। पुलिस को नहीं बोलेगा, ओके क्योंकि सर। पुलिस का काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने का होता है। इंक्वायरी में पुलिस का हाथ नहीं डलवाया जाता। एक्चुअली इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता ही इसलिए क्योंकि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे कुछ शक हो रहा होगा उसको। तो फिर जिस पे शक हो रहा है उसी को इंक्वायरी करवाने से फायदा क्या है ना, वो चीज होती है। तो इसलिए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ओके खुद से भी कर सकता है, और कई बार तो मजिस्ट्रेट खुद ही इंक्वायरी करने चले जाते हैं, है ना, तो ये भी एक चीज होती है। चलिए, अब कल मिलते हैं। जो लोग ने भी डेमो लिया है मुझे आप फीडबैक दीजिएगा, उसके बाद अपन फिर कल से पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, ओके, थैंक यू। चलिए, बाकी सब भी मुझे अपना फीडबैक दे दीजिएगा, चैट पे दे दीजिएगा, फिर कल मिलेंगे, फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं ना। ओके, थैंक यू।